अब हम देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 हमारा सेट ए का जो है वो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने सारे रिक्त स्थान यहाँ लिख दिए और आपको एक एक करके मैं रिक्त स्थान समझाते जाता हूँ और उसका उत्तर बताते जाता हूँ, ताकि हमारा क्या है कि कम समय में हम आगे से आगे बढ़ पाए, जल्दी से जल्दी सेट को कंप्लीट कर पाए। देखो बेटा, प्रत्येक अभाज्य संख्या को क्या लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में आ रहा होगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या लिखा? प्रत्येक भाज्य संख्या को कौन सी संख्याओं के गुणनफल लिखा ना, संख्याओं के कौन सी संख्या, तो इसमें आएगा अभाज्य संख्या के। क्या आएगा? अभाज्य संख्याओं के। पहले का उत्तर अभाज्य है, मैं यहां लिख देता हूं पहले का उत्तर पहला अभाज्य। किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा, द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र है। तो विविक्त कर को तो क्वेश्चन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा भी होगा और सर ने भी पढ़ाया होगा, ठीक है ना। विविक्त कर का भी सूत्र जो होता है बी वर्ग माइनस कितना होगा, 4ac। बेटा होता है कितना है वैसे, ये बी वर्ग माइनस कितना होता है, 4ac। ये विविक्त कर का सूत्र है, ठीक। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो, तब श्रेणी का प्रथम पद, तो आपको कुछ भी नहीं रखना, प्रथम निकालने के लिए n का मान 1 रखना है और हल कर लेना है। प्रथम पद 3 + 2 × 1, n का मान कितना रखना, 1। तो 3 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो तीसरे का उत्तर जो आएगा, दूसरे का b वर्ग माइनस 4ac हो गया। तीसरे का जो उत्तर आएगा वो तीसरे का उत्तर कौन सा हो गया, 5। चौथे की हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन, दो समान कोणिक, यदि सारे कोण क्या हो जाए, समान हो जाए, दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है। अगर अपन बात करें संगत भुजाओं का अनुपात, दो समान कोणिक क्या होता है, बराबर। सारे कोण यदि बराबर हो जाए तो संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी, समानुपाती। तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे पास है क्वेश्चन ये, 3 मीटर ऊंची, अगर इसका चित्र बना के अगर अपन देखें, 3 मीटर ऊंची, 3 मीटर ऊंची और आधार पाद से 3 मीटर दूर पर स्थित बिंदु, ये पाद बिंदु 3 मीटर AB ऊंची एक मीनार, और इसके पाद बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर एक अगर कोई बिंदु आता है, उस समय चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। तो आपको पता है कि एक तो लंब दे रखा है और एक क्या दे रखा है, आधार। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan थीटा। लंब बटे कितना, आधार, कितना 3/3, कितना कट के आ जाएगा, 1। तो tan की सारणी में tan के कौन से कोण का मान 1 होता है, आप जानते हो, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। तो थीटा का मान हमारे पास, कोण का मान कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री आ जाएगा। पांचवे का उत्तर हमारे कौन सा हो गया, 45 डिग्री हो गया है, ठीक है। ये 5 और इसके अलावा एक और है, ये 5 का उत्तर तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया, ठीक है। अब छठा जो है, मैं पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ से बिगाड़ रहा हूं और छठा वाला इसकी जगह मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। हमारा इसका छठा भी है, छठा प्रश्न रिक्त स्थान में, वो ये है बेटा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। आपको याद है इसका उत्तर, वृत्त को दो बिंदुओं पर, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, प्रतिच्छेद काटने वाली, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, रिक्त स्थान रेखा कहते हैं, ठीक है। कितने बिंदु दे रखे, बिंदु से याद रखना, दो बिंदु। ये वृत्त है, दो बिंदु, तो ये रेखा छेदक रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, छेदक। दो बिंदु मतलब छेद करने वाली, ठीक है। आर पर निकल रही है ना, छेद करने वाली, इसे समझ लो। और एक बिंदु पर जो स्पर्श होके निकले, एक बिंदु को पे काट कर निकले, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके निकले, तो ये रेखा कौन सी कहलाती है, आपकी स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा, जो एक बिंदु पर क्या करती हो, स्पर्श करती हो। इस तरीके से ये रिक्त स्थान भी हमारे क्या होते हैं, इस फर्स्ट सेट के सेट ए के खत्म होते हैं। इसके बाद चलते हम सही जोड़ी पर, बिना समय गंवाए सही जोड़ी अपन देखते हैं।
इसके बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा वो सही जोड़ी का है। प्रश्न क्रमांक 3, हम सेट ए कर रहे हैं, मॉडल पेपर सेट ए, वार्षिक परीक्षा 2023। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए, इसमें सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसमें मैं लिख रहा हूं स्तंभ ए और मैं यहां लिख रहा हूं स्तंभ कौन सा, 2, स्तंभ आपका 2। ठीक है, इसमें आपके पास पहला 1 प्लस कोट वर्ग थीटा, फिर दूसरा सेक थीटा, फिर तीसरा साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा, फिर आपके पास चौथा इसमें वृत्त की परिधि, फिर उसके बाद में पांचवा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। फिर छठा इसमें दे रखा है असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की क्या दे रखा बेटा, बोलो, प्रायिकता। ओके, ठीक है, इसको हम समझते हैं। इसके सामने जो दे रखे स्तंभ 2 में ऑप्शन, वो क्या क्या है। पहला 1/cos थीटा, दूसरा पाई आर का वर्ग, तीसरा 2 पाई आर, चौथा 0, पांचवा 1 और छठा कोसेक वर्ग थीटा। तो बिना ज्यादा समय लिए अपन सही जोड़ी भी हल कर लेते हैं। देखो, जो पहले याद होता हो वो करिए, ताकि क्या है कि अपनों को कम से कम हम ये तो रहे कि हम सही हैं, या परेशानी हो कि हम किसी भी आर्डर में किसी भी तरीके से उसको मिला रहे हैं। तो समझिए क्या हो गया, 1 प्लस कोट वर्ग थीटा, 1 प्लस कोट वर्ग थीटा एक सर्व समीका होती है। आपने 3 सर्व समीका पढ़ भी ली होगी और आपको याद भी होगा। और सर्व समीका जब पढ़ते हैं तो इसको को से याद रखते हैं कि एक को, तो इसका उत्तर भी क्या आएगा, को आएगा। तो कुल मिला के कोस नहीं कहते हैं अपन, ये कोट है। वैसे तो अपन कोसेक वर्ग की बात करते हैं। तो 1 प्लस कोट वर्ग थीटा किसके बराबर आएगा, कोसेक वर्ग थीटा। इसका उत्तर कौन आ जाएगा, पहला, है ना। मतलब ये जो है छठा वाला, वो पहले का उत्तर है। सेक थीटा का क्या दे रखा है, यहाँ पर व्युत्क्रम दे रखा है, क्या 1/cos थीटा, ये किसका आ गया, दूसरा। साइन वर्ग थीटा, कोस वर्ग थीटा सबसे मुख्य सर्व समीका है, बहुत काम में आने वाली। आगे जो भी गणित लेंगे वो इस सर्व समीका को कभी नहीं भूलेंगे। तो ये हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह काम में आती है। साइन वर्ग थीटा, कोस वर्ग थीटा, उत्तर आता है 1। ये कौन सा हो गया बेटा, तीसरा। आगे बढ़े, वृत्त की परिधि बताइए जरा फटाफट जल्दी से। वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि, यदि आपके पास 2 उत्तर है, जो 2 पाई आर है, पाई आर वर्ग है। वृत्त की परिधि, चौथा वृत्त की परिधि क्या 0 होगी, या वृत्त की परिधि पाई आर वर्ग होगी, या वृत्त की परिधि 2 पाई आर होगी। क्या होगी वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ये हमारा चौथा उत्तर। वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको समझ ही गए होंगे, क्योंकि परिधि क्लियर होगी तो क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होना ही है। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा 5वां हो गया। और आखिरी में असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना कभी घट ही नहीं सकती, याद रख लो, ऑब्जेक्टिव आना निश्चित है। जो घटना कभी घट ही नहीं सकती वो असंभव कभी घटित ही नहीं होगी, असंभव, और प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो घटना निश्चित है कि घटेगी बिल्कुल होगा ही होगा, उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1। तो उसको बोलते हैं निश्चित घटना। तो असंभव की तो क्या होगी, प्रायिकता 0। ये हमारा छठा उत्तर हो गया। और अगर निश्चित घटना आता कि जो घटेगी, निश्चित घटना, इसकी प्रायिकता कितनी होती है बेटा, 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। हम आगे सेट हल करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं फिर ये दोहराव होगा। एक बार फिर से, 1 प्लस कोट वर्ग कोसेक वर्ग थीटा होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा 1 होता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर वर्ग होता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। देखिए एक बार हम फिर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सीखने का प्रयास कर लेते हैं कि क्या हमें थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर याद रही कि नहीं रही। ठीक है, तो मैंने सब यहाँ पे ऑप्शन मिटा दिए। अब आपको बिना ऑप्शन के इसको बताना है। देखिए 1 प्लस कोट वर्ग थीटा कोसेक वर्ग थीटा पहला,
सेक थीटा, ये 1/कोसेक थीटा दूसरा उत्तर, साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा, इसका क्या था 0 या 1, क्या उत्तर था? इसका उत्तर था 0 कि 1, क्या लगाना चाहिए? 1 लगाना चाहिए है, तो ये तीसरा, ठीक है। और उसके बाद में वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी हो गई? 2πr, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन हमारे पास, चौथा उत्तर। पांचवा उत्तर, वृत्त का मतलब पांचवें प्रश्न का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr वर्ग होता है, पांचवा। और इसी तरीके से छठा, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? छठा ऑप्शन तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या काम कर दिया बेटा? ये सही जोड़ी कंप्लीट कर ली, इसको नहीं भूलना, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में क्या करिए? उत्तर दीजिए, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसको। लिखने का भैया ऐसा है कि देखो, जैसे जैसे मैं साथ में आपको बताते जा रहा हूं, आप वीडियो रिवाइज करके पहले आप लिख लीजिएगा, फिर वीडियो रिवाइज करके फिर आप क्या करिएगा? एक बार उसको और समझ लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4 मैं बात कर रहा हूं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? सबसे पहला प्रश्न मैं यहां लिख रहा हूं, यदि किसी द्विघात समीकरण में विविक्तकर का मान धनात्मक हो, यदि किसी द्विघात समीकरण में किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन? विविक्तकर की। विविक्तकर का मान क्या हो बेटा? धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? इसी प्रश्न पर अगर अपन डिस्कस करें तो थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। विविक्तकर d होता है, जिसका सूत्र होता है b वर्ग माइनस 4ac। यदि विविक्तकर 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक आए, जो प्रश्न में पूछा है कि धनात्मक 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा असमान। अगर 0 से d का उत्तर बड़ा है, जैसे d का उत्तर आया वो 0 से बड़ा आया, प्लस का आया, तो वास्तविक असमान। d बराबर 0 वास्तविक भी है तथा क्या आ जाएगा? समान, ठीक है। और समान या बराबर भी लिख सकते हैं। और d यदि 0 से छोटा है यानी कि उत्तर अगर ऋणात्मक आया तो क्या होगा? वास्तविक नहीं होंगे या अधिकल्पित। क्या लिखोगे? वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं है, या फिर उत्तर में क्या लिखोगे? अधिकल्पित या काल्पनिक, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। अधिकल्पित या क्या लिख सकते हैं? काल्पनिक। सब इन तीनों में से कोई भी अपन उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन क्या पूछा था उसने कि द्विघात समीकरण में विविक्तकर का मान कैसा है बेटा? धनात्मक है। धनात्मक हो तो धनात्मक यानी कि 0 से बड़ा उत्तर आएगा, वास्तविक तथा अच्छा उसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा कि यहाँ पर अगर विविक्तकर 0 से बड़ा आया तो मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा क्या होगी? असमान होगी, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हम यहाँ केवल इतना लिखेंगे। ये मैंने सब शर्तें इसलिए बताई क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, कभी भी कोई सी भी आ सकती है। वो यहाँ ये लिख सकता था कि यदि मूल बराबर हो तो b वर्ग माइनस 4, d बराबर 0 और b वर्ग माइनस 4ac बराबर कितना आ जाएगा? 0। इसका उत्तर केवल कितना था? इसका उत्तर जो है वो है d अगर 0 से बड़ा है, यहाँ विविक्तकर 0 से बड़ा है, इसलिए मूल क्या होंगे? वास्तविक। अभी लिखाया था वास्तविक व असमान होंगे। ये हमारा पहला जो है एक शब्द और एक वाक्य का पूरा हो गया। दूसरी बात करते हैं अपन, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? इसने पूछा एक शब्द में, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? जितने भी वर्ग अगर अपन बनाएंगे बेटा तो उन सब के जो होंगे, जितने भी वर्ग आप जानते हो चारों भुजाएं बराबर,
वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। कोई सा भी वर्ग यदि हम ले ले तो वर्ग की सभी कोण बराबर होंगे, संगत कोण सारे बराबर हैं, तब हम देखेंगे कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसलिए हमें यहाँ कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं, उत्तर लिख देना चाहिए बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि उनकी भुजाएं जो होगी वो कैसी होगी, समानुपाती होगी। सभी वर्ग की बात हो रही है। तीसरा प्रश्न है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श की बात हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले छेदक समझाई थी, दो जगह से काट कर जाने वाली। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर क्या करती है बेटा, प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करती है। अब तुम्हारे दिमाग में कि वो तो खाली स्पर्श करती है, तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है वो वहां एक बिंदु पर मिलकर जाती है, तो एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इसका सिंपल सा उत्तर लिखना आपको, एक बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर क्या करती है बेटा, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, ये स्पर्श रेखा हो गई और ये हमारा स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु पर वो क्या करती है, मिलती है, वो कौन सा बिंदु कहलाता है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथा, बिंदुओं 1 और 4 व 3,2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखो मध्य बिंदु निकालना सिखाता हूं, सरल है। निर्देशांक लिखिए, सरल है। इसका x वाला और y, इसके x और y, इसको x1 y1, इसको x2 y2 दे दो। और बड़ा सरल है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। क्या निकाल रहे हैं हम, निकाल रहे मध्य बिंदु। मध्य मतलब दोनों को आधा करना जोड़कर, तो इसका x वाला x वाले में जोड़ दो, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4/2 कोमा 4, मतलब x को x में जोड़ के आधा करना, आधा करने के लिए 2 से भाग दे रहे हैं, 2 ने 4 कितना हो गया, 6/2। और अगर अपन इसको काट दे, 2 दूनी 4, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2,3। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या निकल जाएंगे, 2,3 आ जाएंगे। ये हमारा कौन सा था, चौथा प्रश्न था। एक बार फिर, यदि विविक्त कर धनात्मक हो तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, सभी वर्ग समरूप होते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और बिंदु 1, 4 और 3, 2 के मध्य बिंदु, तो मध्य में क्या करना, x से x को जोड़ना और 2 से भाग देना, y को जोड़ना और 2 से भाग देना। तो 1 और 3 जोड़ दिया, 4 का आधा कितना हो गया बेटा, 2, 4 ने 2 कितना हो गया, 6 का आधा कितना हो गया, 3। तो इस तरीके से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कितने क्वेश्चन थे हमारे, 4 हो गए। अब मैं 5वां करवा रहा हूं, चौथे में ही 5वां प्रश्न। चौथे में अपना 5वां क्वेश्चन देखिए, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो क्या हो जाएगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का, इसका उत्तर है संपूर्ण पृष्ठ 2LB प्लस BH प्लस HL, 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ये आपको अच्छी तरीके से आपने जब पाठ 13 पढ़ा होगा तो उसमें ये जरूर आपने देखा होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7। ठीक है, अब हम बात करें, इसमें पूछा है, इसमें उसने ये पूछा कि इन सब आंकड़ों का बहुलक क्या है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, बहुलक बहुत ही सरल है। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, ढूंढ लो फटाफट, जल्दी ढूंढो।
इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही, बहु यानी बहुत सारी बार, कौन सी संख्या आ रही, 1 2 और 3, 3 बार कौन आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 7। जो सबसे अधिक बार हो वही क्या होता है, बहुलक होता है ना। जितने भी आंकड़े हैं उनमें से जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही संख्या क्या कहलाती, बहुलक। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्रमांक चौथा, जो कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर था, ये भी फर्स्ट सेट ए का खत्म हो गया। बहुत अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सबका एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे अपन, आप लोग आपकी कॉपी में लिखते जाएंगे। अब बचा है हमारे पास सत्य असत्य की बात करते हैं। सत्य असत्य इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। इससे पहले आप सब इसको रिवीजन कर लीजिए।